ओके, गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आज हम लोग को देखना है क्या, जस्ट एक मिनट। देखिए, हम लोग देख चुके हुए थे पिछले क्लास में, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देख चुके हुए थे। क्या पिछले क्लास में ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देख चुके हुए थे? चलिए, आज जो है ना, आज हम एक क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन का आपको नेट एनुअल वैल्यू यानी इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। यानी उसमें म्युनिसिपल टैक्स को ये हटाना है, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करके स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 30% ऑफ एनएवी। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू का 30%, ये 30% वो आपको निकालना है। ठीक है, यानी आपको कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का कंप्लीट क्वेश्चन आपको बनाना है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज टाइप्स ऑफ हाउसेज। और उसमें आज जो मुझे स्टार्ट करना है बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, और वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B, सेक्शन 24B ये हमें स्टार्ट करना है। चलिए, एक लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। डिटरमाइन the annual value of the house in the following cases। ठीक है, दो केस दिया हुआ है, ए एंड बी। इस दोनों केस में आपको हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालना है। एनुअल वैल्यू, अभी तो एनुअल वैल्यू निकालिए, उसके बाद आपको इस पे से इसी का ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो लिखिए म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। एक हाउस का 1,00,000 रुपया और दूसरे का भी 1,00,000 रुपया दिया। एक मिनट जरा रुक जाएंगे, एक कॉल आ रहा है, 2 बार आ गया। हाँ हेलो। हाँ भाई सुन ना, कनी हम अखन क्लास ल रहा छी, हम 9:30 फ्री होइ छी, हम कॉल बैक करे छी। ठीक 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 ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है फेयर रेंट 1,20,000 रुपया और 1,20,000 रुपया। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट है 90,000 रुपया, 1,40,000 रुपीज। उसके बाद है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ये है 1,32,000, 1,32,000 और ये है 96,000। 96,000 म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। MV का मतलब हो गया म्युनिसिपल वैल्यू, पेड बाय ऑनर
और ये भी है पेड बाय टेनेंट, ये है पेड बाय टेनेंट, यानी ये भी पेड किया गया है टेनेंट। अब इसको जल्दी से निकालिए, तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जल्दी से निकालिए, तो जल्दी से निकालिए। क्वेश्चन लिख लिए? चलिए जल्दी से निकालिए, तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सॉरी नेट एनुअल वैल्यू निकालना है आपको, नेट एनुअल वैल्यू निकाल। यानी का आया है 8,54,000, गलत है कल्याणी। कितना आया? 8 लाख नहीं, 55,400 और 77,000 गलत है कल्याणी, गलत है आपका। $1,18,800 ये भी गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं 8 लाख नहीं है, 85,000 है, 85,400। 85,400 जो है ये भी गलत है। ओके। चलिए अभी बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट, यानी यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट या कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। अच्छा, आप क्या टैक्स निकाले हैं या एनुअल वैल्यू निकाले हैं? ये अब वॉइस भी आती है, आप बोल भी सकते हैं। टैक्स निकाले हैं मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाले हैं या एनुअल वैल्यू निकाले हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाले हैं, तो देखते हैं। चलिए कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, यहां पे ए लिख दीजिए और ये बी लिख दीजिए। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा बताइए? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, तो इस दोनों में हायर है ये, लेकिन इट कैन नॉट बी एक्सीड 90,000, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 90,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो गया इसमें। और इस दोनों में जो हायर है 1,20,000 और ये है 1,40,000, यानी 1,20,000 इसका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, 1,20,000। बी है इसमें, बी है एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1,32,000 और 96,000,
तो अब ऐसे केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवरेज हायर, इस दोनों में तो 1,32,000 और 1,20,000 रुपए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 1,32,000 1,20,000 रुपए। लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट कितना परसेंट है, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। इसमें कितना हो जाएगा, तो यहां पे म्युनिसिपल वैल्यू है 1,00,000, 1,00,000 का 10% 10,000 हो जाएगा, 10,000। और इसका कितना हो जाएगा, ये किसके द्वारा पेड है, देखिए ऑनर के द्वारा पेड है, लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। तो ऑनर के द्वारा जो म्युनिसिपल टैक्स पेड होता है वो क्या होता है, डिडक्शन मिलता है उसका। लेकिन जो टेनेंट के द्वारा पेड होगा वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनर के द्वारा। वहां पे क्लियरली है, दो चीज मैंने बोला था स्ट्रेस देके, कि एक म्युनिसिपल टैक्स ऑनर के द्वारा पेड होना चाहिए, और दूसरा म्युनिसिपल टैक्स जितना पेड होगा, जितना पेड होगा, मान लीजिए कि 10 साल का एक ही बार पेड कर दिया इस प्रीवियस ईयर में, तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ऑनर के अलावा किसी और के द्वारा अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये मेरा ये -132 में से 10,000 माइनस हुआ तो 122,000 ये नेट एनुअल वैल्यू है, और ये 1,20,000 ये मेरा क्या हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू से हम माइनस करेंगे, अगर मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं तो यहां पे डिडक्शन माइनस करेंगे और ऐसे लिखेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 यहां पे लिखेंगे, यहां पे 24 और ए लिखेंगे, ठीक है। ए यानी फर्स्ट डिडक्शन जो है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन का, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAV। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 1,22,000 का 30% कितना हो जाएगा, 1,22,000 का 30% ये हो जाएगा 36,600, 36,600 बिल्कुल। अब इसमें से माइनस हुआ तो कितना, 85,400, बिल्कुल सही बनाई आप कल्याणी, 85,400 फर्स्ट हाउस का 85,400, और यहां पे ये 36,000 हो जाएगा, और 1,20,000 माइनस 36,000 ये कितना हो जाएगा, 84,000। सेकेंड वाला 84,000 आया था आपका, 84,000 बिल्कुल सही, एकदम सही बनाए आप लोग। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको लिखेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये कितना आया था आपको कल्याणी, आपको आया था 83,000, ये 84,000 हाउस प्रॉपर्टी है। कैसे ये सेकेंड वाला है, कैसे इतना आ गया, इतना कम, कहीं पे गलती किए होंगे क्या, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ हाउसेज, कितने टाइप्स के हाउस होते हैं और उसका एनुअल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग को देखना है कंस्ट्रक्ट ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग लोन, ये देखना है बोरोड कैपिटल। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने एक न्यू कॉन्सेप्ट को, टाइप्स ऑफ हाउसेज, टाइप्स ऑफ हाउसेज। कितने तरह के हाउस हो सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक टेबल बना लीजिए, इस टेबल से आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक टेबल बना लीजिए, इस टेबल से आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा।
लिख लीजिए यहां पे सिचुएशन 1 और यहां पे लिखिए प्रोविजंस यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये सिचुएशन लिखिए और यहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, पहला सिचुएशन, सिचुएशन 1, लेट आउट हाउस होल ईयर यानी इसका मतलब हो गया नाइदर रिमेन vacant during the previous year nor is there any unrealized rent यानी ना ही अनरियलाइज रेंट है और ना ही वो वैकेंट है, यानी पूरा का पूरा ईयर क्या है, लेट आउट है। पहला हाउस ये पूरा का पूरा लेट आउट है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसका हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो GAV इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। ये तो हम लोग हमेशा बनाए हैं, क्या, विच एवर इज हायर, ये तो हमेशा हम लोग बनाए ही हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, अगर वो वैकेंट रह जाता है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, वैकेंट रह जाता है तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा एक्चुअल रेंट, क्या। तो दूसरा सिचुएशन कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी which remains vacant for whole or any part of the previous year, देखिए अब बात को समझिए, अगर पूरे प्रीवियस ईयर में अगर वो वैकेंट रहा, ऐसा प्रॉपर्टी जो आप लेट आउट करते थे लेकिन इस प्रीवियस ईयर में पूरे पीरियड ईयर वैकेंट ही रहा, या कुछ दिन वैकेंट रहा, कुछ महीना वैकेंट रहा और कुछ महीना वो लेट आउट हो गया था, ऐसा प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला नहीं है, ऐसा प्रॉपर्टी जो आप लेट आउट करते थे उसको, ठीक है। तो इसका दो सीन बन सकता है, एक तो हाउस रिमेन्स
वैकेंट फॉर फुल ईयर, अगर पूरे साल वैकेंट रहा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा सर? इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV इक्वल टू नील हो जाएगा। GAV इक्वल टू नील, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? नील। तो NAV भी नील हो जाएगा। इसे म्युनिसिपल डिडक्शन नहीं मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि पूरे ईयर वो वैकेंट नहीं रहा, पार्ट ऑफ द ईयर वैकेंट रहा और पार्ट ऑफ द ईयर टैक्सेबल रहा, तो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट हो जाएगा। क्या? तो हाउस, लिखिए हाउस रिमेन्स vacant for part of the previous year, पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में कुछ दिन अगर वैकेंट रहा तो GAV इक्वल टू, इसमें सीधे आंख मूंद के हम लोग एक्चुअल रेंट को GAV रख देंगे। एक्चुअल रेंट जो भी एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे ही नहीं। एक्सपेक्टेड रेंट कम हो या ज्यादा हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? ये इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है ना, वही मेरा GAV हो जाएगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आ गया। तीसरा हाउस जो होगा, तीसरा तरह का जो हाउस होगा अनरियलाइज रेंट, यानी कुछ हाउस का कुछ पार्ट का रेंट जो है ना अनरियलाइज रह गया। तो याद करिए बच्चों, जब फॉर्मेट मैंने बताया था तो फॉर्मेट में मैंने क्या लिखा था? सबसे पहले मैंने लिखा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो फॉर्मेट जो निकालना था वो तो आप लोग जानते ही हैं, उसको तो उसको अभी सेट साइड करिए, मैंने साइड करके अभी रखिए। इसका सबसे पहले मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखा था, उसमें से मैंने घटाया था म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट, दो चीज मैंने घटाया था। जितने पीरियड का रेंट अनरियलाइज रहा, लेकिन उसके लिए आपका एक शर्त है, इनकम टैक्स तो वो अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन आपको दे देगी। यानी जो रेंट आपने रियलाइज नहीं किया, मान लीजिए कि आप रेंट लगाते हैं, रेंट पर मकान लगाते हैं और संजोग से एक ऐसा रेंटर आ गया आपके मकान में जो बहुत ही बदमाश है, वो क्रिमिनल किस्म का है। वो जो है ना शुरू में तो 1-2 महीना अच्छा पैसा दिया, एकदम टाइम पे पैसा दे दिया, उसके बाद उससे पैसा मांगने जाते थे तो वो पैसा नहीं देता था। अब वो क्या कर दिया? पैसा नहीं देता था तो आपने क्या किया? आपने एक स्टेप उठाया कि वो पैसा नहीं दिया, यानी इनकम टैक्स जो रेंट आप उससे रियलाइज नहीं कर पाए, इनकम टैक्स तो वो डिडक्शन दे देगी आपको कि ठीक है वो बदमाश था, आप उससे रेंट वसूल नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए शर्त होना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस किए हों। कोर्ट में अगर केस कर दिए हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि भाई ठीक है वो रेंट उससे आपने रियलाइज नहीं कर पाया, तो ही इनकम टैक्स जो है ना आपको वो डिडक्शन दे देगी, अदरवाइज वो डिडक्शन नहीं देगी। ये रूल 4 में ये बात लिखा गया है। तो अगर रूल 4 के सारे प्रोविजन को अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं, रूल 4 के सारे प्रोविजन को अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं, तो उसमें जैसे कि 4 तरह का प्रोविजन है। पहला है कि आपने कोर्ट में एक्शन ले लिया है, दूसरा रियल में वो एक्चुअल में आपका अनरियलाइज्ड रेंट रह गया है, और तीसरा है उस प्रीवियस ईयर का अनरियलाइज्ड रेंट है। तो आपको इन सब शर्त अगर फुलफिल होता है तो आपको इनकम टैक्स जो है ना उस अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन आपको दे देती है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि ये रूल 4 को सेटिस्फाइड करता है, बाकी और सारे चीज लिखे नहीं होंगे। रूल 4 को सेटिस्फाइड करता है, ये चीज लिखा होगा।
ठीक है ना। तो जैसे ही रूल 4 को सेटिस्फाइड करता है और अनरियलाइज रेंट है, आप क्या करिएगा, अनरियलाइज रेंट का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और ये डिडक्शन आपको मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। जब म्युनिसिपल टैक्स को घटाएंगे तो वहां पे आपको दो चीज घटाना होगा, एक म्युनिसिपल टैक्स को और दूसरा आपको अनरियलाइज रेंट को घटाना होगा। सर यहां पे जब अनरियलाइज रेंट को घटाएंगे तो ऊपर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लिखेंगे, पूरे ईयर का। ऑब्वियसली है बच्चों, इसमें कोई पूछने वाली बात है। ऊपर जब पूरे ईयर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे तब ना अनरियलाइज रेंट को नीचे से घटाएंगे। अगर ऊपर आप घटा के ही ऑलरेडी सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में लिखे हैं तो फिर नीचे से क्यों, अब फिर नीचे क्यों आपको घटाने देगा, डिडक्शन क्यों देगा बताइए। ये तो इनलॉजिकल बात होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दिमाग में आता है तो ये तो इनलॉजिकल होगा। ऊपर हम फुल पूरे ईयर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी ये मान के चलेंगे कि हमें पूरे ईयर का ये रेंट, फेयर रेंट मिला है, ये मान के हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स का, उसके बाद माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट का। तब जो मेरा आएगा म्युनिसिपल टैक्स अनरियलाइज रेंट घटाने के बाद जो मेरा आएगा वो मेरा नेट एनुअल वैल्यू आएगा। और नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएंगे और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल घटाएंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, ये बात समझ में आ गया, इसको हम लिखवा दें। बताइए बच्चों, बात समझ में आ गया। नहीं बोल रहे हैं कोई बच्चे, कोई बात क्या, कोई दिक्कत क्या, समझने में कोई दिक्कत। यस सर, बाकी बच्चे कहाँ हैं, आरुषि और ये दिवाकर, आप लोग को ये बात समझ में आया। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं किए हैं आप तो, वो क्लास किए थे पूरा क्लास। अच्छा आप ये फर्स्ट वाले उससे है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड। अरुषि दिवाकर कहाँ है, आवाज नहीं जा रही है क्या। क्या बोले, अनरियलाइज रेंट। आवाज आप बोल भी सकते हैं, लिखने में अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं, वॉइस आती है। वैकेंसी की वजह से अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या हुआ, वैकेंसी नहीं होता है। अनरियलाइज का मतलब हुआ कि आप रेंट वसूल ही नहीं कर पाए। बदमाश, एक बदमाश आपके बिल्डिंग में आ गया रेंटर, वो आपको रेंट नहीं दे पाता है, आप उससे रेंट वसूल नहीं कर पा रहे हैं, वो वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी के वजह से रहता तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट होता है। अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है कि आप जो है ना उससे आप रेंट ही वसूल नहीं कर पा रहे हैं, रेंट वसूल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पटना में अनंत सिंह आ गया और मेरे बिल्डिंग में रहने लगा तो वो वैकेंसी माना जाएगा उस बिल्डिंग को, या वो ऑक्युपाइड माना जाएगा, फुल्ली ऑक्युपाइड माना जाएगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होगी कि अनंत सिंह से हम रेंट ले लें। तो इनकम टैक्स अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन तब देगा, ये अलग केस है। इनकम टैक्स अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन तब देगा जब हम कोर्ट में अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा कर दिए हैं, यानी रूल 4 का सर्टिफिकेट हमको मिल चुका हुआ है कि हमने अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा किया है। और तब जितने पीरियड का रेंट हम वसूल नहीं कर पाए प्रीवियस ईयर में, उतने पीरियड का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आया, अब समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया बताइए। अभी भी कितना डिडक्शन मिलेगा, जितना अनरियलाइज, जितना रेंट अनरियलाइज्ड रहा। मान लीजिए कि आप अगर पूरे ईयर अगर वो रेंट अगर देता, पूरे ईयर रेंट देता तो 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आपको अगर ये रेंट मिलता।
लेकिन वो जो है ना मात्र 2 ही महीने 2,40,000 रेंट मिलता, 20,000 रुपए पर मंथ से, लेकिन वो 2 ही महीना का रेंट दिया, बाकी जो है ना 2 लाख रुपए रेंट ही नहीं दिया। तो जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे ऊपर में, तो वहां पे एक्चुअल रेंट में पूरा 2,40,000 लिखेंगे, और 2,40,000 कंसीडर करते हुए हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट से उसको कंपेयर करेंगे, और एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करने के बाद जो मेरा रेंट आता है वो रेंट वहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा वैसा निकलेगा। और उसके बाद हम लोग जब डिडक्शन लिखेंगे, तो डिडक्शन में म्युनिसिपल टैक्स का जितना वैल्यू दिया हुआ है टैक्स का बोर्ड माइनस कर देंगे, और अनरियलाइज रेंट 2 लाख रुपया माइनस करेंगे। तो मेरा जो आएगा वो मेरा क्या होगा, वो एनएवी आएगा, नेट एनुअल वैल्यू आएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया तो लिखिए, अब इसको लिख लीजिए, क्या है, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट। तीसरा जो सिचुएशन है, लेट आउट है, लेट आउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है विच डज नॉट रिमेन वैकेंट, वो वैकेंट नहीं रह पाता है, वैकेंट नहीं रहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर वो वैकेंट तो नहीं रह पाता है, लेकिन रेंट जो है ना अनरियलाइज हो जाता है प्रीवियस ईयर, बट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। तो इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज हायर। यहां पे हिंदी में लिख लीजिए एकदम, जो दिमाग में बैठ जाए, हिंदी में लिखिए, यानी या फिर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, एक्चुअल रेंट will be calculated considering the full value of rent received during the previous year, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी पूरे वैल्यू आपने कितना वसूल किया, पूरा जितना आपने जो फुल वैल्यू यानी पूरे ईयर का वैल्यू कंसीडर करते हुए हम लोग निकालेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए जो एक्चुअल रेंट लिखेंगे ना, वो पूरे ईयर ये मान के चलेंगे कि हमें रेंट मिलता रहा है, यानी 12 महीना का रेंट हम कैलकुलेट करके तब उसको ये करेंगे, एक्चुअल रेंट निकालेंगे और एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद जो हायर होगा वो हम लोग ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद हमें उसमें डिडक्शन देना है, डिडक्शन दिया जाएगा म्युनिसिपल टैक्स का, म्युनिसिपल टैक्स
और दूसरा डिडक्शन होगा अनरियलाइज रेंट का। जितना पीरियड का अनरियलाइज रेंट रहा है उतने पीरियड का अनरियलाइज रेंट का। ठीक है, तो इस पे हम जरा एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इस पे हम जरा एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक तरह का और हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी को हम अभी समझाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उस पे भी हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे और आपका सारा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन बनाइए, यहां पे क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन compute the annual value of the house। आपको हाउस का एनुअल वैल्यू निकालना है, यानी एनुअल वैल्यू का मतलब नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। एनुअल वैल्यू का मतलब हो गया नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। यहां पे लिखे क्वेश्चन में, ये म्युनिसिपल टैक्स है, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1,60,000, उसके बाद एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है पेड बाय द ऑनर, ऑनर के द्वारा पेड है, पेड बाय द ऑनर 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। और उसके बाद दिया हुआ है अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट ₹40,000, कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, रूल 4 आर सेटिस्फाइड, कंडीशन रूल 4 का कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब इसका, अब आपको बनाना है, इसका क्या निकालना है, नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। यानी 40,000 रुपए रेंट जो है ना अनरियलाइज्ड रह गया, नहीं वसूल कर पाए, 40,000 रेंट आप नहीं वसूल कर पाए। तो अब इसका देखिए म्युनिसिपल वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एनुअल दिया हुआ होता है, एनुअल है ही। तो इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो हायर होगा उसका कंपेयर, ये मस्ट नॉट बी एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो 1,60,000 मेरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्चुअल रेंट पूरे ईयर का कंसीडर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमें पूरे ईयर रेंट मिलता रहा, तो कितना 2,40,000 रुपए इसका रेंट होगा। तो 2,40,000 रुपए जब कंसीडर करेंगे तो एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट 1,60,000 रुपया और 2,40,000 रुपया, विच एवर इज हायर। तो 2,40,000 रुपया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करेंगे, सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस करेंगे 20%। तो म्युनिसिपल टैक्स 20% कितना हो जाएगा, ये 20% है ना म्युनिसिपल वैल्यू का। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,50,000 का 20% 30,000 हो जाएगा, 30,000 और 40,000 रुपए, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो मेरा एनएवी निकल जाएगा।
बच्चों जल्दी से निकालिए। आप लोग को ये दिख रहा है ना? आप लोग को दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? जरा एक बार कंफर्म करिए, तो मेरे सिस्टम में थोड़ा ये हो रहा है, प्रॉब्लम है। आप लोग को दिख रहा है ना? अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यार नेट का इशू है क्या? नेट का इशू है। 1,70,000 रुपया, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। 1,70,000 रुपया, बहुत अच्छा। 1,70,000 रुपया होगा। अरे यार, नेट नहीं चल रहा है सही से। आप लोग बनाए, बाकी बच्चे बनाए, आप लोग दिवाकर एंड आरुषि, आप लोग बनाए? दिवाकर एंड आरुषि बनाए? क्वेश्चन लिखे या नहीं लिखे, पहले ये बताइए। ये क्वेश्चन लिखे या नहीं, जरा पहले इसको कंफर्म करिए। सर 1,70,000 तो बस अनरियलाइज रेंट लेस करके आया। हाँ तो वही तो करना है ना। हाँ सर, घर से, हाँ सर घर से बाहर है अभी, ओके ओके। स्टैंडर्ड रेंट, हाँ वो अनरियलाइज रेंट के, अभी तो स्टैंडर्ड रेंट, अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम अभी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कब घटाते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। आप फॉर्मेट नहीं पढ़े हैं क्या? नेट एनुअल वैल्यू के लिए हम लोग अनरियलाइज रेंट नहीं, अनरियलाइज रेंट ही सिर्फ घटाते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे तब घटाना है आपको 30%। फॉर्मेट पढ़ते हैं कि नहीं? फॉर्मेट इसीलिए हम बताए थे, आप इसका मतलब घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। हम अभी क्या लिखे हैं यहाँ पे? इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू सिर्फ बोल रहे हैं ना। एनुअल वैल्यू अगर बोलेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड रेंट कैसे डिडक्शन मिलेगा? तो लिखिए यहां पे, सबसे पहले लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। आपको एनुअल वैल्यू, हाउस का एनुअल वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना होता है? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? इस दोनों में जो हायर होगा, 1,80,000 और 1,50,000, जो हायर है तो 1,80,000 हायर है, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,60,000, तो 1,60,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, फर्स्ट पॉइंट एक्सपेक्टेड रेंट 1,60,000 रुपया, और बी पॉइंट एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपया। आपने एक्चुअली कितना रिसीव करना है? 2,40,000 रुपया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज हायर, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? ए और बी, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तो दोनों में कौन ज्यादा हो जाएगा? दोनों में 2,40,000 रुपया ये ज्यादा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,40,000 आएगा। इसमें माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना है सर? 20% ऑफ
म्युनिसिपल वैल्यू यानी 1,50,000, तो इसका 20%, 1,50,000 का 20% क्या होगा सर? 80,000 होगा। यानी लिखेंगे यहाँ पे 20% ऑफ 1,50,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 30,000। और अनरियलाइज रेंट कितना है? अनरियलाइज्ड रेंट ये हो जाएगा, अनरियलाइज रेंट कितना हो जाएगा? 40,000 रुपया। बच्चों आप लोग इसी तरह से बनाएंगे। मेरे टीचर हमको ये बताए थे, एकदम ऐसा बता दिए थे मेरे टीचर इसको, ये इनकम कंप्यूटेशन करने का, कि जब तक हम ये हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते रहे अपने स्टूडेंट लाइफ में, हमको अनरियलाइज रेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। समझे? जब हम टीचर बने, बच्चे को पढ़ाना चालू किए, तब हमें ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब हम जब खुद एनालाइज किए तब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा। यानी इसको ऐसे ही बनाना है। मेरे टीचर जिग-जैग वो कैसे कर दिए थे, एक्चुअल रेंट में उसको 2,40,000 वहां पे माने थे, और वहीं से उसको माइनस कर देते थे, तो 2,40,000 जब माइनस हुआ 2 लाख होता था, फिर उसमें कंपेयर करते थे। यानी पूरा एकदम जिग-जैग बना दिए थे वो। तो ऐसे अगर आप लोग के भी टीचर कोई अगर बताए होंगे किसी कॉलेज में या किसी कोचिंग में या किसी ट्यूशन में, या फिर, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। बस सीधा साधा एक रास्ता है ऐसा, इसी रास्ते से फॉलो करिएगा, इसके अलावा कोई और दिमाग नहीं लगाइएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1,40,000। हाँ रुचि, मेरे टीचर बताए थे ये ऐसे, ग्रेजुएशन वाले टीचर तो ये नहीं बताए थे। इधर सीए फाउंड, ये इंटरमीडिएट में टीचर ऐसे ही बताए थे। तो जब तक हम पढ़ते रहे तब तक ये जो है ना अनरियलाइज रेंट को हम बनाए ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसी तरह से एकदम सीधा साधा रास्ता है, इसी तरह से इस सीधा साधा रास्ता से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है? एकदम सीधा साधा है। मतलब हमें क्या करना है, एक्चुअल रेंट को पूरे ईयर कंसीडर करते हुए लेके चलना है, और जब पूरे ईयर का कंसीडर लेके चलेंगे तो नीचे में इसको घटा देंगे, जितना अनरियलाइज रेंट रहा वो माइनस कर देंगे, दैट्स इट। ये मेरा एनुअल रेंट आ जाएगा। अब बच्चों ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे अब मुझे क्या करना है, अब ये एनुअल रेंट, चौथा जो हाउस होता है, 4 टाइप्स के जो हाउस होते हैं, 4 टाइप्स के जो हाउस होते हैं, वो हाउस क्या होता है? अनरियलाइज रेंट भी रहेगा और वैकेंसी भी रहेगा। देखिए, अब वैकेंट भी रहा और अनरियलाइज रेंट भी रहा, तो आपको अनरियलाइज रेंट को तो इग्नोर फॉर द टाइम बिंग, यानी जब आप व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अनरियलाइज रेंट को वहां से इग्नोर ही कर देंगे। आप फुल ईयर का कंसीडर करते हुए जब वैकेंसी पीरियड का होता है तो उसमें जैसे आप निकालते हैं जीएवी, वैसे जीएवी निकाल लेंगे, और जीएवी निकालने के बाद फिर हमें माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्स, और मुझे माइनस करना है फिर क्या, ये क्या बोलते हैं, अनरियलाइज रेंट को माइनस करना है। ठीक है? तो तीसरा तरह का जो आपका फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होगा, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होगा इस तरह से, लेट आउट हाउस which remains vacant during a part of the previous year, and there is अनरियलाइज्ड रेंट, और दोनों चीज है, अनरियलाइज्ड रेंट भी है और ये भी है।
तो यहां पे हमें ये कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए वही एक्चुअल रेंट मेरा यहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा जैसे हम लोग निकालते हैं वैकेंसी पीरियड का। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल टू GAV इक्वल टू एक्चुअल रेंट, जैसे हम लोग वैकेंसी पीरियड का निकालते हैं। तो कैलकुलेटेड it will be calculated in case of vacancy period of हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो वैकेंसी पीरियड का जैसे होता था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट। ये दोनों चीज माइनस कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट दोनों चीज माइनस कर देंगे और जो मेरा आएगा वही मेरा एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ये चार ही तरह का आपका जो है ना क्वेश्चन आ सकता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से रिलेटेड, ये ही चार तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा तो फिर अब बोरोड कैपिटल है वो सब तो आएगा ही। ये समझ में आ गया ना कैसे निकलेगा? सो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आपको कैसे निकालना है, मान लीजिए कि कुछ दिन वैकेंसी रहा, जैसे कि हम घर, मेरा एक घर था वो प्रीवियस ईयर में 2 महीना वैकेंट रहा, तो हम परेशान हो गए कि भाई मेरा घर वैकेंट रह रहा है। एक रेंटर आया, बहुत अच्छा रेंटर, बात बहुत अच्छा किया, हम कहे कि ठीक है घर लगा देंगे। 2 महीना के बाद हम उसको घर दे दिए। 2 महीना तो वो रेंट दिया मुझे सही से, उसके बाद नखरा करने लगा, रेंट ही नहीं दे रहा था। हम रेंट मांगते थे तो बोलता था कि रेंट नहीं देंगे। हम फिर बोले कि अगर रेंट नहीं दीजिएगा तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो बोला कि जाइए आपको जो केस करना होगा, जैसे करना होगा आप कर दीजिएगा। यानी हम उसको घर खाली करवाने के लिए एक्शन ले लिए। ये रूल 4 में दिया हुआ है कि वो रेंट जो है ना अनरियलाइज्ड रेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। आप उसके ऊपर मुकदमा कर दिए हो या आप उसके ऊपर एक्शन उठा लिए हैं घर खाली करवाने के लिए, जब एक्शन उठा लिए हैं तब ही आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा। अब हम एक्शन उठा लिए तो 2 पीरियड तो मेरा वैकेंट था, तो हम जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे 10, ये मान के निकालेंगे कि हम 10 महीना रेंट हमको मिला, 10 महीना का रेंट मिला, उस तरह से हम मान के निकालेंगे तो वो मेरा एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा? 10 महीना का रेंट हो जाएगा मेरा एक्चुअल रेंट। क्योंकि वैकेंसी पीरियड में जो एक्चुअल में जो रिसीव किए हैं, भले ही उसके लिए एक्सपेक्टेड रेंट को इग्नोर करते हैं, तो एक्चुअल में जो रिसीव किए हैं वही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। तो हम 10 महीना का ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान के हम ये एक्चुअल रेंट मान के हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से पहले तो म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद जितना पीरियड का अनरियलाइज रेंट रहा, 8 महीना का अनरियलाइज रेंट रहा, वो 8 महीना का रेंट उसमें से हम घटा देंगे, वो मेरा जो आएगा वो मेरा नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब नेट एनुअल वैल्यू से फिर आगे का कैलकुलेशन अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए, तो वो हम लोग निकाल लेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों मुझे एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, क्या यहां तक ये बात समझ में आई, आपके दिमाग में बैठा? यस सर, समझ में आ गया। दिवाकर आपके दिमाग में बैठा? कल्याणी आपके दिमाग में बैठा? ओके कल्याणी, ओके दिवाकर, ओके आरुषि। दिवाकर आप जरा कंफर्म करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पे भी देते हैं, एक क्वेश्चन इस पे भी देते हैं, ये क्वेश्चन बनाइए।
एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन compute the annual value of the house, annual value of the house। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू, ये दिया हुआ है 2 लाख रुपया। उसके बाद है फेयर रेंट, ये दिया हुआ है 1,80,000 रुपया। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट, ये दिया हुआ है 2,50,000 रुपया। उसके बाद है एक्चुअल रेंट, ये एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 30,000 रुपया पर मंथ, 30,000 रुपया पर मंथ मिलता है। द बिल्डिंग लिख रहा है, द बिल्डिंग रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ, 2 महीना वैकेंट रहा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2 महीना वैकेंट रहा। अनरियलाइज रेंट है 30,000 रुपया। कंडीशन रूल 4 सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है, कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। अगर ये बात नहीं लिखा रहेगा कि रूल 4 का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये बात अगर नहीं लिखा रहेगा तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी वो घर खाली करवाने का एक्शन नहीं लिया है, इसका मतलब ऐसे से तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, लिख रहा है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर, ऑनर के द्वारा म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया 15,000 रुपया। एंड टिनेंट भी, वाह दोनों आदमी पे कर दिया। टिनेंट बाय द मतलब एंड बाय द टिनेंट, टिनेंट भी पे किया है ना, तो ये भी डिडक्शन मिल जाएगा। क्या बच्चों, ये भी डिडक्शन मिलता है ना, टिनेंट जो पे करता है वो भी ना। नहीं, बिल्कुल सही। तो ये 15,000 आपको फंसाने के लिए दे दिया, आप उसके चक्कर में फंस भी सकते हैं, तो फंसिएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के चक्कर में फंसिएगा नहीं। चलिए जल्दी से बनाइए। तो 2 महीना सिर्फ वैकेंट रहता है, तो 10 महीना को कंसीडर करते हैं, यानी 3 लाख मानते हुए एक्चुअल रेंट सीधे 3 लाख, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया हो जाएगा। सीधे आंख मूंद के, जैसे ही वैकेंसी पीरियड रहेगा, आंख मूंद के जो एक्चुअल रेंट है वही वैकेंसी मान दीजिए। ठीक है, तो 25,000, ये 2,55,000। वाह, वेरी गुड कल्याणी, वाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है कल्याणी, ऐसे ही परफॉर्म करते रहिए। कितना है, 2,55,000। आप बनाए आरुषि।
जल्दी से बनाइए। ओके, फोन डिस्चार्ज हो गया। तो ठीक है, ये घर से इस क्वेश्चन को आप लोग घर से एक बार बना लेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो है डिडक्शन है उसको हम लोग कल पढ़ते हैं, आज रहने देते हैं यहीं पे। क्या नेक्स्ट डिडक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी कल नहीं परसों। परसों अगर कल भी क्लास अगर लेना अगर हो तो बताइएगा, हम मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे आप लोग का। ओके बाय।